मैं इंसानी गोश्त और खून की बू सूंघ रहा हूँ। टेंशन को किल कर दो। एक जमाने में एक राजा था जिसकी रियासत खुशहाल थी, मगर उसके महल के अंदर खुशी कम और खौफ ज्यादा रहता था। जब उसकी पहली बीवी का इंतकाल हुआ तो उसके दिल में एक ऐसा खला पैदा हुआ जिसे वो ना समझ सका ना संभाल सका। इस खला ने उसे कमजोर कर दिया और कमजोरी ने उसे जल्द ही एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर कर दिया जो बाद में उसकी दोनों बेटियों के लिए जहर बन गया। राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखों में वो शफकत नहीं थी जो एक माँ में होती है। वो सौतेली बेटियों को अपना समझने के बजाय उन्हें अपनी राह की रुकावट समझती थी। उसके बोलने में तलखी, चलने में गुरूर और देखने में नफरत थी। दो शहजादियाँ, एक बड़ी और एक छोटी, शुरू में तो सोचती रहीं कि शायद वक्त के साथ रानी का दिल नर्म हो जाएगा, मगर वक्त ने दिल नर्म नहीं किया, बस जुल्म को आदत बना दिया। रानी कभी उन्हें मुनासिब लिबास न देती, कभी खाने में कमी कर देती, कभी खादिमों के सामने जलील करके हंस देती, और बदतरीन बात ये थी कि राजा, जो उनका बाप था, देखकर भी अनदेखा बन जाता। वो रानी के सामने बोल ना पाता। शायद उसे डर था कि अगर उसने रानी को रोका तो घर में लड़ाई बढ़ेगी, या शायद वो अपने दुख में इतना डूब चुका था कि अपनी बेटियों का दुख उसे साफ नजर ही ना आता। यूं महल में रहते हुए भी शहजादियां यतीमों जैसी हो गईं। एक रात जब रानी ने मामूली सी बात पर बड़ी शहजादी को ऐसी सख्त सजा दी कि उसके हाथों पर नील पड़ गए, तो दोनों बहनें अपने कमरे में दुबकी बैठीं। चिराग की रोशनी कमजोर थी, मगर आंखों के आंसू वाज़ेह थे। छोटी शहजादी ने बड़ी के हाथों को अपने हाथों में लिया और आहिस्ता से बोली, क्या हम सारी उम्र यही सहती रहेंगी? बड़ी शहजादी ने थकी हुई आवाज में कहा, हम जाएं कहाँ? ये महल हमारा है, मगर हम यहाँ कुछ नहीं। छोटी शहजादी की आंखों में अजीब सी चमक आई, जैसे खौफ के अंदर उम्मीद ने जगह बना ली हो। चलो जंगल चलें। यहाँ कोई नहीं सोचता कि हम जाएं या रहें। कम से कम वहाँ रानी के ताने तो नहीं होंगे। बड़ी शहजादी कुछ देर खामोश रही, फिर उसने सर झुकाकर कहा, यहाँ रहेंगी तो मर जाएंगी, जंगल में शायद बच जाएं। इसी रात उन्होंने कुछ खुश्क रोटियां, एक चादर और पानी की छोटी मश्क ली। महल के दरवाजे खामोश थे, पहरेदार सो रहे थे और आसमान पर बादल थे। बहनें दबे पांव निकलीं और जंगल की तरफ चल पड़ीं। शुरू के दिन सख्त थे, रास्ते में कांटे थे, पैर जख्मी होते और रात को सर्दी हड्डियों में उतरती। कभी उन्हें कोई दरख्त फल दे देता, कभी कोई चश्मा मिल जाता। कई बार ऐसा भी हुआ कि सारा दिन कुछ न मिला और रात भूख से पेट में आग जलती रही, मगर उनकी आज़ादी ने उन्हें जिंदा रखा। वो जानती थी कि अब कम से कम कोई उन्हें जलील नहीं करेगा। कई दिनों के बाद, एक लंबी चाल के बाद, उन्होंने जंगल के बीच एक ऐसा महल देखा जो उनकी सोच से बाहर था। ऊंची दीवारें, चमकता हुआ दरवाजा और छत पर नक्शो निगार। बड़ी शहजादी ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ ऐसा खूबसूरत महल, हाँ, ये किसी आम आदमी का नहीं हो सकता। छोटी शहजादी का चेहरा सख्त हो गया। ये बेलिमागर का घर हो सकता है, वही जिसने हमारे लोगों को इतने दिन से नुकसान पहुंचाया है। मगर अभी घर पर कोई नहीं। अंदर चलें, कुछ खाने को मिल गया तो जान में जान आएगी। मुझे ये जंगल के फल उकता गए हैं। दोनों ने हिचकिचाते हुए दरवाजा धकेला। अजीब बात ये थी कि दरवाजा बंद न था। अंदर खामोशी थी, मगर खामोशी ऐसी जैसे कोई सांस रोककर सुन रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चली। एक कमरे में उन्हें चावल का थैला मिला, दूसरे में बर्तन, आग जलाने की लकड़ी और मसाले। ये सब जंगल के बीच किसी के घर में होना खुद ही डर पैदा करता था। एक शहजादी खिड़की से निगरानी करती रही और दूसरी ने चावल पकाए। वो अभी खाना खत्म ही कर रही थी कि बाहर कदमों की भारी आवाज आई, फिर हंसी की भद्दी गूंज और किसी बड़े जानवर के घसीटने जैसी आहट।
बेलीमार वापस आ गया था अपनी बीवी के साथ। शहजादियां इतनी घबरा गईं कि दौड़ी दौड़ी सीढ़ियां चढ़ीं, फिर एक तंग रास्ते से छत की सबसे ऊपर चढ़कर छुप गईं। वहां जगह कम थी मगर जान बचाने को काफी। वहां से एक शहजादी आंगन की तरफ देख सकती थी। बेली मगर घर में घूमते हुए गर्राया। किसी ने चीजें हिला कर रखी हैं, सब कुछ अपनी जगह से हटा हुआ मालूम हो रहा है। बीवी, क्या तुमने ये सब किया? उसकी बीवी ने बेदिली से कहा, मैं नहीं जानती। बेली मगर ने दोबारा सूंघा। किसी ने चावल पकाए हैं। क्या तुमने ये चावल पकाए? बीवी ने झुंझला कर कहा, मैं नहीं जानती। बेली मागर ने घर भर में नाक उठाकर चक्कर लगाया। कोई यहाँ छुपा हुआ है। मैं इंसानी गोश्त और खून की बू सूंघ रहा हूँ। उसकी बीवी ने आंखें घुमाकर कहा, तुम्हें बस वही बातें सूझती हैं। सुबह कितने लोग मारे थे, अब भी खून की बू आ रही है, इसी की होगी। दोनों बहस करने लगे। शहजादियां ऊपर कांपती रहीं। आखिर बेली मागर ने कहा, छोड़ो, मुझे समझ नहीं आ रही, मगर यहाँ बहुत गर्मी है। आओ छत पर चलें, हवा मिलेगी। ये सुनते ही शहजादियों के दिल अगर वो बैठ गए। छत पर आए तो छुपने की जगह कहाँ बचेगी? तब बेली मागर की बीवी ने कहा, ठीक है, मगर पहले थोड़ा पानी ले आओ, मुझे इतनी गर्मी में प्यास लग रही है। दोनों कुएं की तरफ गए। डोल उतर आया, पानी निकाला। उन्होंने पानी पिया और वहीं रुककर बात करने लगे। छत से ये मंजर देखकर छोटी शहजादी के अंदर जैसे कोई आग भड़क उठी। उसने बड़ी बहन के कान में कहा, मैं अब कुछ ऐसा करूंगी जो हमारे लिए और सबके लिए अच्छा होगा। बड़ी शहजादी ने डर के मारे उसका बाजू पकड़ा। क्या क्या करने जा रही हो? छोटी ने बस इतना कहा, भरोसा रखो। वो दबे पांव नीचे उतरी, सितून के पीछे छुपी, फिर कुएं के पास पहुंचकर पीछे से बेली मागर की एक एड़ी पकड़ी और दूसरे हाथ से उसकी बीवी की एड़ी और पूरी कुवत से उन्हें कुएं में धकेल दिया। एक चीख उठी, पानी उछला, फिर बस गड़गड़ाहट और खामोशी। कुछ देर तक पानी में भंवर बनते रहे, फिर सब ठहर गया। छोटी शहजादी वापस ऊपर पहुंची। उसकी सांस फूली हुई थी, मगर आंखों में खौफ कम और अज़म ज्यादा था। मैंने बेलीमागर और उसकी बीवी से फैसला कर लिया। बड़ी बहन ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। तुमने उन्हें मार दिया? हमने नहीं मारा, हमने उन्हें रोका है। अगर हम आज ना रोकती तो वो कल किसी और को मार देते। इस रात दोनों ने पहली बार सुकून से सांस ली। अब वो बेली मागर के महल में रहने लगी। वहाँ मलबूसात थे, जवाहिरात थे, सोना चांदी थी, वो सब जो बेली मागर लोगों को मार कर छीन लाया था। दोनों ने उसे हाथ न लगाया जैसे वो उनका हक हो, बल्कि उसे महफूज करके रखने लगी कि कभी असली मालिक मिले तो वापस कर सकें। वक्त के साथ उन्होंने घर संभाल लिया। छोटी शहजादी ज्यादा चाको चौबंद थी, इसलिए वो मुर्गियों के झुंड और गायों के रेवड़ को चराई के लिए ले जाती। बड़ी शहजादी नर्म दिल थी, वो घर में रहती, खाना पकाती, सफाई करती और जखीरा तरतीब देती। छोटी शहजादी जब भी सुबह निकलती तो एक ही नसीहत करती, देखना, अगर किसी अजंबी को देखो तो छुप जाना। अगर कोई पानी मांगे या फकीर खाना मांगे और अगर मिलना पड़े तो चेहरे पर कोयला मिला लेना। हाँ, वरना कोई तुझे उठा ले जाएगा। बड़ी कहती, मैं होशियार रहूंगी। महीने गुजर गए, जंगल खामोश रहा। फिर एक दिन किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। एक पड़ोसी रियासत की बूढ़ी रानी अपने खादिमों और मुहाफिजों के साथ जंगल में रास्ता भटक गई। उन्होंने कई दिन पानी तलाश किया, मगर कोई नदी न मिली।
जब उन्हें जंगल के बीच वही महल नजर आया तो सब ठिठक गए। खादमों ने कांपती आवाज में कहा, मलका सलामत, ये तो बेलीमागर का घर है, यहाँ जाना खतरा है। बूढ़ी रानी ने थकी हुई मगर बावकार आवाज में कहा, मैं नहीं समझती यहाँ कोई बड़ा खतरा हो। ना कोई आवाज है, ना कोई जानदार। और अगर ये वाकई बेलीमागर का घर था भी तो हम प्यास से मरने वाले हैं। मौत तो दोनों तरफ है। कम से कम दरवाजा खटखटा कर देखते हैं। उसने दस्तक दी। जो भी मालिक हो, मेरे और मेरे लोगों को पानी पिलाओ। कोई जवाब ना आया क्योंकि बड़ी शहजादी ने उन्हें आते देख लिया था। वो फौरन अंदर भागी, चेहरे पर कोयला मला, घुटनों तक फटा कपड़ा बांधा और एक घड़ा पानी भरकर दरवाजे के पास आ गई। वो बोल ना पाई, बस खामोश खड़ी रही। बूढ़ी रानी ने गुस्से में कहा, मुझे अंदर आने दो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। ये सुनकर बड़ी शहजादी के हाथ कांप गए। उसने दरवाजा खोल दिया और घड़ा आगे कर दिया। बूढ़ी रानी ने उसे गौर से देखा। अजीब मखलूक लग रही थी। चेहरा नक्श वाला मगर काला, उम्र जवान मगर लिबास फकीराना। रानी ने घड़ा मुंह तक ले जाते हुए सोचा, ये क्या राज है, ये स्याही क्यों? और अचानक उसने पानी घड़े के बजाय शहजादी के चेहरे पर डाल दिया। पानी बहा, कोयला धुल गया और चेहरे की असल खूबसूरती जैसे किसी पर्दे के पीछे से निकल आई। बूढ़ी रानी की आंखें फैल गईं। उसने फौरन शहजादी का हाथ पकड़ लिया। मेरे आगे सच बता, तुम कौन हो? तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? जंगल में अकेली कैसे रहती हो? अगर झूठ बोली तो तुम्हारा सर कटवा दूंगी। मुहाफिज ने तलवार निकाल ली। बड़ी शहजादी कांप गई। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। सौतेली माँ का जुल्म, बाप की खामोशी, जंगल में भागना और इस महल में पनाह लेना। मगर उसने अपनी बहन का जिक्र न किया क्योंकि छोटी की नसीहत उसे याद थी। बूढ़ी रानी का लहजा बदल गया। उसके चेहरे पर सख्ती के नीचे छिपी माँ जैसी नरमी उभर आई। प्यारी बच्ची, मैंने तुझे सख्त बात कह दी, माफ कर दे। मैं तुझे अपने साथ वापस ले जाती हूँ। राजा की बेटी मेरे बेटे की अच्छी बेवी हो सकती है। ये सुनकर बड़ी शहजादी के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसने सोचा, अगर मैं चली गई तो छोटी अकेली रह जाएगी। मगर वो ये भी जानती थी कि इनकार करने से मलिका नाराज हो सकती है और राज खुल सकता है। उसी वक्त उसे छोटी की आवाज जैसे कानों में गूंजी, अगर अजनबी आए तो बदसूरत बन जाना वरना जुदा हो जाएंगे। वो हिचकिचाई, फिर आहिस्ता से बोली, मलका सलामत, मैं आपकी मेहरबानी की शुक्रगुजार हूँ, मगर मैं अकेली नहीं हूँ। बूढ़ी रानी चौंक गई। कौन है तुम्हारे साथ? बड़ी शहजादी ने आंखें बंद की और सच बता दिया। मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ है। हम दोनों यहाँ रहती हैं। मलिका ने जैसे फैसला कर लिया। तो फिर दोनों चलो। मैं तुम दोनों को जंगल में नहीं छोड़ सकती। बड़ी शहजादी ने फौरन कहा, लेकिन महल, यहाँ बहुत कुछ है जो बेलीमागर ने लूटा था। हम इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये माल लोगों का है। मलिका ने गहरी सांस ली। अगर वाकई ये लूटा हुआ माल है तो इसे वापस लुटाना मेरा फर्ज है। तुम दोनों मेरे साथ चलो, हम फौज भेजकर इसे महफूज करवा लेंगे। छोटी शहजादी चराई से वापस आई तो देखा महल के बाहर गैर मानूस घोड़े, नेज़े और आदमी खड़े हैं। उसका हाथ फौरन अपनी छुरी की तरफ गया जो वो एहतियातन रखती थी। उसने झाड़ियों के पीछे से देखा तो बड़ी बहन मलिका के साथ खड़ी थी। छोटी शहजादी का दिल डूब गया। यही तो डर था। वो चुपचाप अंदर आई। बड़ी बहन ने उसे देखकर दौड़कर गले लगाया। मैंने कोशिश की थी मगर मलिका ने पहचान लिया और फिर सब। छोटी ने अपनी बहन को अलग करके मलिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुकूक थे और जबान में एहतियात। मलका सलामत, आप यहाँ क्यों आई हैं? मल्लिका ने नरमी से कहा, तुम दोनों शहजादियां हो। तुम्हारी जगह जंगल नहीं,
मैं तुम्हें अपने महल ले जाना चाहती हूँ। छोटी शहजादी ने सर्द आवाज में कहा। हमने खुद को बचाने के लिए जंगल चुना था। वहाँ हम आजाद थी। मोहल्लों में हमें कैद मिलती है। मलिका ने जवाब दिया, आजादी अच्छी चीज है, मगर तन्हाई में खतरा भी है, और तुम्हारे सर पर जो राज हैं, वो एक दिन खुद ही बाहर आएंगे। छोटी शहजादी ने बड़े गौर से मलिका को देखा। फिर वो बड़ी बहन को साथ लेकर अंदर गई और आहिस्ता आवाज में बोली, हमें सोच समझकर कदम रखना होगा। ये लोग नेक भी हो सकते हैं और सियासत भी कर सकते हैं। बड़ी बहन ने बेबसी से कहा, मैं थक गई हूँ। मैं बस अमन चाहती हूँ। छोटी ने कहा, अमन कीमत मांगता है और हमें अपनी कीमत खुद तय करनी है। बिलाखिर दोनों ने मलिका के साथ जाने पर रजामंदी जाहिर की, इस शर्त पर कि लूटा हुआ खजाना फौजी निगरानी में महफूज होगा और फिर ऐलान के जरिए असल मालिकों तक पहुंचाया जाएगा। मलिका ने यह शर्त कबूल की। महल बड़ा था, मगर यहाँ भी हर मुस्कुराहट सच्ची न थी। खादिमाएं आपस में सरगोशियां करती थीं। ये जंगल से आई हैं, ये कौन सी शहजादियां हैं? दरबारी औरतें हसद से देखती, और सबसे बढ़कर मलिका का बेटा शहजादा, जिसके लिए ये रिश्ता सोचा जा रहा था, वो खुद कैसा इंसान था। शहजादा बहादुर और तालीम याफ्ता था, मगर जवान खून में गुरूर भी था। उसने बड़ी शहजादी को देखा तो मुतासिर हुआ, क्योंकि बड़ी की खूबसूरती के साथ साथ उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। मगर जब उसकी नजर छोटी शहजादी पर पड़ी तो उसने फौरन महसूस किया कि ये लड़की नरम नहीं, ये तेज धार है। उसकी खामोशी में फैसला था और उसके अंदाज में खौफ न था। शहजादा ने माँ से कहा, अम्मा, ये दोनों जंगल में कैसे रहीं? कोई भी ऐसा दावेस कर सकता है कि वो शहजादी है। मलिका ने जवाब दिया, मैंने उनकी आंखों में झूठ नहीं देखा। और फिर वो खजाना जिसे उन्होंने छुपाया, अगर वो लालची होती तो वो सब बेचकर गायब हो जाती। मगर दरबार के कुछ लोग राजी न थे। वजीर खास, जो खुद अपनी बेटी की शादी शहजादे से कराना चाहता था, उसने कान भरना शुरू किया। मलका सलामत, ये दोनों कहीं बेलीमागर की वारिस तो नहीं? कहीं उन्होंने उसे मार कर उसका खजाना तो नहीं रखा? यही बात आग की तरह फैल गई और फिर एक दिन महल में ऐलान हुआ कि जंगल के खजाने की तकसीम होगी और जो लोग बेलीमागर के हाथों लुटे थे वो अपने निशान या गवाही के साथ आए। लोगों का हुजूम जमा हुआ। शहजादियों ने खुद एक एक चीज निकाल कर रखी, हार, अंगूठियां, तलवारें, चांदी के बर्तन, और मलिका की मुंशी ने हिसाब लिखा। लोग रोते हुए अपनी चीजें पहचानते। कोई कहता, ये मेरी माँ का कुंगन था। कोई कहता, ये मेरे बाप की तलवार थी। जब उन्हें वापस मिला तो लोग इन बहनों के लिए दुआ करने लगे, मगर वजीर खास ने इसी मंजर को उल्टा रंग दे दिया। ये तो सबूत है कि खजाना उनके पास था। अगर ये नेक होती तो पहले ही बादशाह को बताते। उन्होंने खुद क्यों रखा? छोटी शहजादी ने पहली बार दरबार में खड़े होकर सख्त लहजे में जवाब दिया, क्योंकि हम जंगल में थीं। हमारे पास ना फौज थी ना कासिद। हमने खजाना महफूज रखा, इस्तेमाल नहीं किया और पहला मौके मिलते ही वापस किया। अगर ये जुर्म है तो फिर नेकी का मतलब बदल गया है। दरबार में खामोशी छा गई। शहजादा भी कुछ देर उसे देखता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़की कमजोर नहीं। खजाने की तकसीम की खबर दूर दूर तक पहुंची। इसी खबर ने उनके असल बाप के कान भी खोल दिए। पुराना राजा, जो सालों से अपनी बेटियों की गुमशुदगी पर अंदर ही अंदर जलता रहा था मगर जाहिरन खामोश रहा था, अब चौंका। उसने मालूम किया तो पता चला कि दो लड़कियां जो जंगल से आई हैं बेलीमगर के महल का खजाना वापस कर रही हैं और उनकी कहानी में एक सौतेली माँ का जुल्म भी शामिल है। राजा पर जैसे बिजली गिरी। उसे अपने गुनाह याद आए, वो खामोशी, वो बेबसी, वो कमजोरी। उसने फौरन कासिद भेजा कि शहजादियां जिंदा हों तो उन्हें वापस लाया जाए। मगर इधर सौतेली रानी भी बेदार हो गई। उसे डर था कि अगर शहजादियां वापस आईं तो उसका जुल्म खुल जाएगा और वो सजा पाएगी। उसने राजा के कान भरने की कोशिश की। ये कोई और भी हो सकती हैं। लोग झूठ बोलते हैं, ये हमें बदनाम करेंगी। राजा ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, बस, अगर वो मेरी बेटियां हैं तो इन्हें सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता।
और अगर वो मेरी बेटियां नहीं भी, फिर भी मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। ये सुनकर सौतेली रानी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मलिका ने आखिरकार शहजादे के सामने सवाल रखा। क्या तुम बड़ी शहजादी से शादी कबूल करते हो? शहजादे ने कहा, मैं इसे पसंद करता हूँ, मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि ये फैसला दबाव में ना हो। बड़ी शहजादी ने नजरें नीची रखी। उसे शहजादा बुरा नहीं लगा और मलिका ने भी शफकत दिखाई थी, मगर उसके दिल में बहन की जुदाई का खौफ फिर जाग उठा। तब छोटी शहजादी आगे बढ़ी और पहली बार खुलकर बोली, अगर मेरी बहन की शादी यहाँ होती है तो मेरी एक शर्त है। दरबार में सरगोशियां हुई। वजीर खास ने तंज किया, जंगल से आई हुई भी शर्त रखेगी? छोटी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस मलिका से मुखातिब हुई। शर्त ये है कि मैं और मेरी बहन कभी एक दूसरे से जबरदस्ती जुदा नहीं की जाएंगी। मैं महल में रहूंगी या करीब, इज्जत के साथ और रियासत के लिए काम करूंगी। अगर ये कबूल नहीं तो हम दोनों अभी वापस जंगल चले जाते हैं। मलिका ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारी ये बात पसंद आई कि तुमने खुद को कमजोर नहीं दिखाया। ठीक है, मैं वायदा करती हूँ कि तुम दोनों बहनें रहोगी। शहजादा ने भी सर हिलाया। अगर मेरी बीवी की बहन मेरे घर में महफूज नहीं तो मेरी शादी का क्या फायदा? यूं बड़ी शहजादी की शादी तय हो गई, मगर वो शादी नहीं थी जिसमें सिर्फ जेवर और ढोल हो। इसमें एक किस्म की सियासी जंग भी छुपी थी, क्योंकि वजीर खास अपनी हार कबूल नहीं कर रहा था। वजीर खास ने रात के वक्त अपने आदमियों को भेजा कि जंगल के कुएं से बेली मागर की लाशों का सबूत निकाला जाए और कहा जाए कि शहजादियां कातिल हैं। उसने सोचा, कत्ल का इल्जाम लगेगा तो मलिका खुद ही इन्हें निकाल देगी। मगर वजीर की बदकिस्मती ये थी कि वो कुआं जिसमें बेली मागर गिरा था बरसों पुराना था और अंदर का रास्ता खतरनाक। वजीर के आदमियों में से एक नीचे उतरा तो उसे सिर्फ पुरानी हड्डियां और गल सड़ा कपड़ा मिला, मगर कोई पुख्ता सबूत न मिला कि किसने कब किया। फिर भी वो झूठा किस्सा बनाकर ले आए। अगले दिन दरबार में वजीर ने इल्जाम लगाया, मिल्का सलामत, ये लड़कियां कातिल हैं। उन्होंने बेली मागर और उसकी बेबी को धोखे से कुएं में गिराया और फिर खजाना छुपाया। दरबार में शोर मच गया। बड़ी शहजादी का रंग उड़ गया। शहजादा गुस्से से खड़ा हुआ, मगर छोटी शहजादी ने अजीब सुकून से कहा, हाँ, हमने उन्हें कुएं में गिराया। छोटी ने बात जारी रखी, क्योंकि वो कातिल थे। वो इंसान खाते थे, लोगों को लूटते थे, बच्चों को यतीम करते थे। अगर उन्हें छोड़ देते तो वो हमें भी खा जाते और कल आपके लोगों को भी। मैं इस पर शर्मिंदा नहीं, मगर खजाना हमने अपने लिए नहीं रखा। ये उसी दरबार के सामने वापस हो रहा है। वजीर ने चीख कर कहा, कानून हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? छोटी ने कहा, जंगल में कानून नहीं आता, सिर्फ जुल्म आता है। और जब जुल्म आए तो इंसान या तो मर जाता है या खड़ा होता है। मैं खड़ी हुई। मलिका ने दरबारियों की तरफ देखा। क्या किसी के पास खजाना हड़पने का सबूत है? बेली मागर के खात्मे पर उन्हें सजा नहीं, इनाम मिलना चाहिए। और जो शख्स झूठा इल्जाम लगाएगा उसे खुद जवाब देना होगा। वजीर की पेशानी पर पसीना आ गया, मगर वो अभी भी खामोश न हुआ। चंद ही दिन बाद पुराने राजा के कासिद आए। वो लरसती आवाज में बोले, मलका सलामत, एक राजा आपके दरबार में अर्ज करता है कि वो अपनी खोई हुई बेटियों से मिलना चाहता है। मलिका ने इजाजत दी। राजा अंदर आया तो वो बूढ़ा सा लग रहा था, मगर लिबास शाहाना था। उसकी नजर दोनों लड़कियों पर पड़ी तो उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथ उठाए। मेरी बेटियां। बड़ी शहजादी ने कुछ न कहा, बस आंसू बहने लगे। छोटी शहजादी ने बाप को देखा और उसकी आंखों में वही पुरानी शिकायत चमकी। अब याद आया, जब हम महल में थीं, तब आप कहाँ थे? राजा की गर्दन झुक गई। मैं कमजोर था, मैंने तुम्हें बचाया नहीं। मैं हर दिन इस गुनाह में जीता रहा। मुझे माफ कर दो।
या कम से कम मुझे अपनी बेटी कहकर एक बार पुकार लो। बड़ी शहजादी आगे बढ़ी, मगर छोटी ने उसे रोका नहीं, बस खुद पीछे रही। बड़ी ने बाप के हाथ को छुआ। हम आपकी बेटियां हैं, अब भी हैं, मगर हमारा दुख आसान नहीं भूलता। राजा ने रोकर कहा, अपनी दूसरी बीवी को सजा दूंगा। छोटी ने फौरन कहा, सजा से पहले इंसाफ और इंसाफ से पहले सच। आपने हमें नहीं बचाया, ये भी सच है। आप सिर्फ रानी को ना ठहराएं, अपना हिस्सा भी कबूल करें। ये सुनकर राजा ने हाँ में सर हिला दिया। उस दिन दरबार में पहली बार एक बादशाह ने अपनी कमजोरी को सबके सामने माना। मलिका की मदद से सौतेली रानी को दरबार में बुलाया गया। वो पहले तो इनकार करती रही, फिर रो रो कर कहानियां बनाने लगी, मगर शहजादियों की हालत, महल की खादिमों की गवाही और राजा का एतराफ, सब ने सच को मजबूत कर दिया। मलिका ने हुक्म दिया कि इसे शाही कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। मगर छोटी शहजादी ने एक मैं बात उसे कही। मारा हुआ नहीं देखना चाहती। मैंने बेलिमागर को इसलिए गिराया था कि वो दूसरों को मारता था। ये औरत जुल्म करती थी, मगर उसे ऐसा इंजाम दो कि ये जुल्म दोबारा ना कर सके। यूं सौतेली रानी को महल से निकालकर दूर दराज इलाके में नजरबंद किया गया। उसकी ताकत खत्म कर दी गई और उसे बाकी जिंदगी सादगी में गुजारने पर मजबूर किया गया। उसे एहसास हुआ कि जब इख्तियार जाता है तो गुरूर भी खत्म हो जाता है। बड़ी शहजादी की शादी शहजादे से हुई, मगर इस शादी की खास बात ये थी कि छोटी शहजादी भी उसी महल में रही, मलिका के करीब, रियासती कामों में मददगार और लोगों की फरियाद सुनने वाली। उसने लुटे हुए माल की वापसी का निजाम मजबूत किया, जंगल के रास्तों को महफूज बनाने की तजवीज दी और बेलमगर जैसे खतरात के लिए मुहाफिज दस्ता कायम करवाया। शहजादा शुरू में उसके अंदाज से घबराता था, मगर वक्त के साथ उसे समझ आया कि ये लड़की नफरत नहीं फैलाती, ये सिर्फ कमजोरी को पसंद नहीं करती। वो इंसाफ चाहती थी और इंसाफ में कभी कभी सख्ती जरूरी होती है। वजीर खास ने जब देखा कि ना इल्जाम चला ना रिश्ता रुका, तो उसने बगावत का सोचा। उसने कुछ सिपाहियों को खरीदने की कोशिश की और रात को महल के खजानों पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया, वही खजाना जो लोगों को वापस किया जा रहा था। मगर छोटी शहजादी को जंगल ने एक हुनर दिया था, आवाज से पहले आहट पहचानना। उसे शक हुआ। उसने मुहाफिजों के सरदार को खबरदार किया और एक रात महल में छुपकर पहरा दिया गया। वजीर के आदमी पकड़े गए और वजीर का मंसूबा खुल गया। मलिका ने उस दिन फैसला सुनाया, जो शख्स लोगों का हक लूटने की कोशिश करे वो दरबार के काबिल नहीं। वजीर को ओहदे से हटा दिया गया और जलावतनी दी गई। इसके बाद दरबार में किसी ने उन बहनों के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत न की। वक्त गुजरता गया, बड़ी शहजादी मलिका बनी, नर्म मिजाज मगर समझदार। छोटी शहजादी रियासत की मुहाफिज बनी, न ताज के साथ न तख्त के साथ, बल्कि इज्जत और इख्तियार के साथ। वो जंगल के रास्तों को महफूज करवाती, गांव वालों की सुनती और हर उस जगह जाती जहां कोई कमजोर जुल्म के नीचे दब रहा होता। और कभी कभी रात को जब महल की छत पर ठंडी हवा चलती, दोनों बहनें साथ बैठती। बड़ी कहती, अगर तुम उस दिन कुएं के पास ना होती तो हम कब की खत्म हो चुकी होते। छोटी जवाब देती, और अगर तुम अंदर ना होती तो मैं भी अकेली टूट जाती। उन्होंने जान लिया था कि दुनिया में सबसे कीमती चीज ना सोना है ना महल, बल्कि वो हाथ है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। और यूं बेलीमगर के खौफ से शुरू होने वाली कहानी दो बहनों के हौसले पर खत्म हुई। ऐसी बहनें जिन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि बहुत से लोगों की जिंदगियां भी वापस दिलाईं।